हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। देखिए दोस्तों, अभी मैं सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें मैंने अपने विचार दिए हैं और मैंने कहा है कि तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के एंटी हैं और एंटी ही बनकर रहेंगे। आज ही पढ़े उस वीडियो की पुष्टि आज ही के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जी के बयानों से हो गई है। जीतन राम मांझी जी बिहार के गया गए हुए थे। वहां वे वर्णवाल समाज के एक कार्यक्रम में शरीक हुए। जब उनसे पूछा गया है कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपना कार्यालय नहीं चला पा रहे हैं, वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो ऐसे में जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि इतने लंबे अनुभवी और कुशल प्रशासक, जमीन से उभरे नेता हैं नीतीश कुमार, वे अपना कार्यालय खुद नहीं चला रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद बताएं कि वो किसके कहने पर कैसे निर्णय लेते हैं। यादव कह रहे हैं कि बिहार को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी के नेता चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। क्या वो भविष्यवक्ता हैं क्या, जो भविष्य की बात जानते हैं, या और कोई अंतःकरण की बात जानते हैं? उनको कोई चलाता था, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं था। वो पिता के नाम पर आए थे तो उनको कोई चलाने वाला था, इसीलिए वो सोच रहे हैं दूसरे को। नीतीश कुमार का 19 वर्ष का राजनीतिक जीवन है, उनको कौन चलाया जाएगा? अपने खुद सफल प्रशासक हैं, हर तरह से सोच रखने वाले हैं, वो बहुत अच्छा से बिहार चला रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि आरजेडी के बहुत सारे विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। जेडीयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 दिल्ली में है, 2 बिहार में है। मैं कहता हूँ कि राजद के दर्जन भार नेता हमारे एनडीए के संपर्क में हैं। जब इनसे यह पूछा गया कि गिरिराज सिंह जो है नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो इस पर इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और कुशल प्रशासक को, इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले और बिहार को बहुत पिछड़ेपन से निकालकर विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। यदि नीतीश कुमार को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग कर रहे गिरिराज सिंह। क्यों नहीं? नीतीश कुमार कोई 1-2 साल के शासन चलाने वाले हैं क्या, या राजनीति में कोई नया खिलाड़ी हैं क्या? उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? तो ऐसे आदमी को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिल सकता है? गिरिराज बाबू कहे हैं तो हम उनको समर्थन करते हैं। जब इनसे पूछा गया कि 2025 में विधानसभा का चुनाव एनडीए किसके चेहरे पर लड़ेगा, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में कहीं कोई फूट नहीं है और सब लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। 2025 में एनडीए का मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, चेहरा कौन होगा सर? ये तो स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर दिलीप जायसवाल जी भी बोले हैं, उमेश जी भी बोले हैं, सब लोग बोले हैं कि अगला चेहरा यहाँ का नीतीश कुमार होंगे। तो एनडीए के लोगों में साफ ये ऐसा निर्णय है कि अगला जो बिहार का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार का होगा। कहा जा रहा है कि सीएम नाराज चल रहे हैं, कुछ एनडीए में किस तरह की कोऑर्डिनेशन की कमी? ये आप लोगों की बात है, कोई नाराजगी नहीं है, एकदम अच्छी कोऑर्डिनेशन की बात है। आज ही नड्डा साहब के यहाँ हम लोग सब एनडीए के लोग मीटिंग किया था, बात किया था, तो कैसे कहा जा सकता है? दोस्तों, मैं कहता हूं ना कि जिन चैनलों को आप देख रहे हैं वे ही आपको झूठी खबरें सुना रहे हैं। वे झूठी खबरें क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं, तो फिर जो आप सुनना चाह रहे हैं वही वो नकली बनाकर सुना दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चैनल लगातार झूठी खबरें दिखा रहे हैं उनसे अपने आप को बचाइए। ये बचाना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप जब झूठ सुनेंगे, झूठ जानेंगे, तो आपका ज्ञान, अनुमान, सोच समझ सब नकली हो जाएगी। फिर आप भारत के राजनीति की हकीकत को नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए इस तरह के व्यूअर जुटाने वाले लोगों से थोड़ा बचिए। ये कोई भी चैनल हो सकता है। जैसे हम लोग एक समय पर गोदी मीडिया को पहचाने और वहां से हटे, अब तो शायद ही टेलीविजन खुलता है हम लोगों के घरों में।
वैसे ही इस तरह के चैनलों से भी दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है इससे मैं प्रसन्न हूं या मैं दुखी हूं, ये मैं इसकी तारीफ करता हूं कि नहीं करता हूं, ये मेरे पसंद का विषय है। आप इनके बयान को सुनकर खुश हों, मायूस हो जाएं, ये आपकी पसंद है, लेकिन बयान जो इनका है वही इनका बयान है। हम ये कहते कि नहीं जीतन राम मांझी जी पाला बदल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी दिल्ली में अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ने जा रही है। आप बताइए इससे नुकसान किसका होगा? भाजपा का? जी नहीं, अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ये चाल चल रही है। एक प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी से जेडीयू अलग हो गई, जीतन राम मांझी जी भी अलग हो गए। दिल्ली में जो नीतीश कुमार की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी व्याख्या जो लोग इस रूप में कर रहे हैं कि ये तो एनडीए में फूट पड़ गई है, वे गलत व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा जाए, पिछले 2 चुनावों को, तो बिहार में जो समाज नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को वोट देता है, चाहे वे एनडीए के साथ रहें या आरजेडी के साथ रहें, भाजपा के साथ रहें या भाजपा के खिलाफ रहें, जिस समाज के लोग नीतीश कुमार की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को वोट देते हैं, उसी समाज के दिल्ली में रहने वाले लोग विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बनाम भाजपा होने पर केजरीवाल को वोट देते हैं। लोकसभा में तो भाजपा को देते हैं, लेकिन विधानसभा में वे लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार यदि एनडीए में मिलकर लड़ेंगे तो भी वे लोग केजरीवाल को ही वोट देंगे, और जब ये अपने अलग प्रत्याशी खड़ा कर देंगे और केजरीवाल पर निशाना साधेंगे, साथ में भाजपा पर भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, तो उन मतदाताओं में से 80 से 85% लोग इनकी तरफ आ जाएंगे, और इस तरह से कम 3 से 4% वोट कम हो जाएगा। किसका? आम आदमी पार्टी का। तो जो एंकर, जो पत्रकार, जो विश्लेषणकर्ता दिल्ली में जेडीयू और हम के चुनाव लड़ने को भाजपा के कमजोर होने के संकेत के रूप में बता रहे हैं, वे गलत व्याख्या कर रहे हैं। सही व्याख्या यह है कि इसका प्रभाव केजरीवाल के खिलाफ होगा। कांग्रेस ही जैसे वहां मजबूत होकर लड़ने जा रही है, तो इससे केजरीवाल कमजोर हो रहे हैं, भाजपा नहीं कमजोर होगी। इसी तरह से ये लोग गलत व्याख्या पहले कर लेते हैं, बाद में फिर ये लोग कह देते हैं कि निर्वाचन आयोग गलत था। ये एक लंबा ट्रेंड चल गया है। इन्हीं लोगों को सुन करके ईवीएम आंदोलन मैंने शुरू किया था, मैं उसमें गया था। आज भी आप में से तमाम लोग ईवीएम पर बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने भी संसद में ईवीएम की बात कर दी, लेकिन अगर ईवीएम की वजह से सारे चुनाव आप हार रहे हैं और सारे के सारे चुनाव ईवीएम की वजह से ही हार रहे हैं, तो फिर तो सारी चुनावी रैली, यात्रा, प्रयोजन बंद करके पहले ईवीएम हटाओ ही आंदोलन हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कोई भी विपक्षी दल का नेता ईवीएम हटाओ के लिए प्राणपण से संघर्ष करता दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि चुनाव में और क्या क्या हो रहा है। यह सच है कि सारी केंद्रीय एजेंसियां, निर्वाचन आयोग सहित बीजेपी के जितना समर्थन में हो सकती हैं, लेकिन ईवीएम का केवल मुंह से विरोध करना, उसको हटाने के लिए सड़कों पर न उतरना, यह दर्शाता है कि ये नेता मान रहे हैं कि केवल ईवीएम की ही वजह से ये चुनाव नहीं हार रहे हैं, अन्यथा ये उतर जाते सड़कों पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप देखिए, जीतन राम मांझी जी का बयान आपने सुना, आप इनका पूरा बयान सुन लीजिए। कहीं भी इन्होंने तेजस्वी यादव के लिए तनिक भी मुरव्वत वाली कोई बात नहीं कही है। कल सोशल मीडिया के एक चैनल पर पप्पू यादव का भी इंटरव्यू था, उनका भी तेजस्वी यादव को लेकर विचार बहुत नकारात्मक था। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में यादव के खिलाफ नफरत नहीं है। आरजेडी में जो यादव है, मोटाधीश है, ठेकेदार है, या आरजेडी जो शब्द है, ये शब्द से ओबीसी ईबीसी में तकलीफ बढ़ती है। ठीक उसी तरह से जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं।
और जब इनसे कहा गया कि बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान किया है, तो ये न केवल उनका बचाव किए हैं बल्कि ये कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं, वही सारे सवाल जो मायावती जी उठाती हैं। आखिर क्या कारण है कि दलित समाज के जितने नेता हैं, जिनकी अपनी खुद की पार्टियां हैं, जिसमें चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, रामदास अठावले हैं, प्रकाश आंबेडकर हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, मायावती जी हैं, ये लोग बाबा साहब के अपमान की बात पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर हैं। आखिर कारण क्या है? जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि ये पार्टियां ये जानती हैं कि भाजपा के रहने पर इनके मतदाता इनके साथ रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस का उदय हुआ तो क्योंकि इन लोगों के पास जो मतदाता आए हैं वो कांग्रेस से ही छिटक कर आए हैं, कभी वे सारे मतदाता कांग्रेस में हुआ करते थे। तो अगर कांग्रेस का उदय हुआ तो कहीं इनका वोट बैंक, जो इनका मतदाता वर्ग है, जो समाज है, कहीं वो फिर से कांग्रेस में न चला जाए। असली कारण तो ये है। और इसी कारण से राजनीति में जो आप सोच रहे हैं वो होता नहीं दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं, और जो आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि वो झूठ है तो चुनाव परिणाम उसके उल्टे आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महाराष्ट्र बुलाया गया था। कार्यक्रम के बाद मैंने वहां के लोगों से पूछा, आयोजकों से, जो बहुत सक्रिय राजनीति में लोग हैं, मैंने उनसे पूछा कि आखिर यहां बीजेपी इतना प्रचंड बहुमत कैसे पा गई, एनडीए इतना कैसे जीत गया? ईवीएम ने कुछ किया? चूंकि मैं जिस कार्यक्रम में गया था वह ओबीसी समाज के लोगों ने आयोजित किया था, तो उन लोगों ने कहा नहीं, ईवीएम से नहीं जीते हैं, ये अपनी लोकप्रियता से जीते हैं। हम यूपी बिहार वाले क्या सोच रहे हैं? जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं जीते, तो उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस का हम समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू किया था। बल्कि इस विषय पर मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब उन लोगों ने कहा कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें और हम मान भी लें कि यह सच है। उन लोगों ने अपने लिए कहा कि नेहरू जी उस समय देश का विकास कर रहे थे, इस नाते अगर सबको आरक्षण देने लगते तो समाज में आपस में टकराव हो जाता, जो 90 के बाद हो गया। सवर्ण समाज का सहयोग उनको जरूरी था। लेकिन आपके ये कहने के बावजूद भी ओबीसी समाज नेहरू जी को अपना दुश्मन मानता है, और इस नाते कांग्रेस के पक्ष में उस तरह से नहीं खड़ा हो सकता जैसे वो भाजपा के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सच्चाइयां हैं जो समाज में नीचे तक नहीं जा रही हैं। तो अभी आप जीतन राम मांझी का बयान सुने, पप्पू यादव का भी बयान आया है। अब तो इन नेताओं के बयान है ना, जरा उन चैनलों पर आप पूछिए कि भैया आप जो शिंदे को दिखा रहे थे बगावत करते, वो तो बगावत किए नहीं बल्कि मंत्री पद की, डिप्टी सीएम की शपथ ले लिए बड़े आराम से। अब आप वैसे ही बिहार में नकली चीज दिखा रहे हैं। तो ये नकली नकली बातें दिखा करके लोगों का व्यू जुटाने के लिए जो दिखा दिया जा रहा है ठीक नहीं है। जो सच्ची तस्वीर है वो दिखा करके जनता को तैयार किया जाए। दोस्तों, इसलिए तार्किक बनिए और चैनल से जुड़िए, अपनी बात रखिए। मेरे चैनल पर जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। दिए गए नंबर पर आप अपनी 1 मिनट से कम की वीडियो भेजिए, मैं आपकी वीडियो को यहां दिखाऊंगा, चलाऊंगा। आपके वीडियो में जो सवाल होगा उसका मैं जवाब दूंगा। यदि आप मुझसे सीधे इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आप अपना ऑडिशन भेजिए, संपर्क करिए दिए गए नंबर पर, जिससे कि हम लोग भारत की राजनीति को तार्किकता की नजर से जनता तक पहुंचा सकें। बिना किसी का पक्ष विपक्ष लिए सिर्फ जनता तय करेगी ना कि किसका उसको साथ देना है, किसके खिलाफ होना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय संविधान।